एपिसोड में हमने देखा कि कैसे गुलजी किडनैपर से बचा और फिर युवान आग के लपटों में फंस गया। अब हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर कहता है कि मिस्टर हो के ब्रेन में सेवरल इंजरी हुई है, लेकिन वो कब उठेगा। जी युवान का हाथ पकड़ते हुए कहता है, प्लीज उठ जाओ, मुझे तुम्हें बहुत सारी चीजें पूछनी है। वही दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है गुलजी के पिता और टैंगशू मिले हुए थे। टैंगशू के सच कभी सामने ना आए, इस वजह से उसने ही गुतिंग को मारा है। ये सारी बातें जब गुजी को पता चलता है तब वो हुईयान के लिए बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील करता है। उसके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे। हुईयान वो नहीं है जिसने मेरे पिता को मारा है, बल्कि वो तो सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता था। पर वो मुझे ये सब में से कुछ भी बता क्यों नहीं रहा था। अगर मेरे पिता और टैंगशू के बीच में कोई डील हुई थी तो फिर मेरे पिता ने मुझे युआन के पास मॉर्टेज क्यों रखा था। युआन तो मुझसे और कितनी सारी चीजें छुपा रहे हो। ऐसे ही दिन बीते जाते हैं और गुजी युआन का केयर करने लगता है। वो धीरे धीरे युआन के लिए अपने दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बना चुका था, जो शायद से उसे भी नहीं पता। हमेशा किसी न किसी बारे में युआन से बातें करते रहता था। ऐसे ही एक दिन गुजी युवान से बातें कर ही रहा था कि तभी युवान के फिंगर थोड़ा सा मूव होता है। तभी गुजी दौड़ते हुए डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। जब युवान उठकर गुजी को देखता है तो पहले उसकी आंखों में एक अनजाना सा दुख था। युवान उठने के बाद गुजी को देखते हुए कहता है, आप बहुत खूबसूरत है। आप कौन है? क्या मैं आपको जानता हूँ? डॉक्टर एक्सप्लेन करते हुए कहता है, मिस्टर हो की ब्रेन में एक नर्व्स दब जाने की वजह से उन्होंने अपनी पास्ट मेमोरी को लॉस्ट कर दिया है। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सिचुएशन है कोमा से उठने के बाद। ये चीज़ ठीक हो सकता है अगर कोई करीबी इंसान इनके साथ हमेशा रहे तो। गुजी सैड होते हुए कहता है, तो तुम सच में मुझे भूल गए, तुम मेरे बारे में सब कुछ भूल गए। ओके, इट्स फाइन। अब मुझे पुराने तुमसे डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम मुझे लॉक भी नहीं करके रखोगे। ये अच्छा है मेरे लिए, ये अच्छा है। प्लीज़ डोंट क्राई, क्योंकि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। तुम्हें देखते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ। क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? ये सुनने के बाद गुजी और ज़्यादा फूट फूट के रोता है। डिस्चार्ज होने के बाद जब योन घर आता है तो वो पूछता है कि सच में ये मेरा ही घर है? तुम भी मेरे साथ ही रहते हो ना? युआन के अंदर आते ही सारे सर्वेंट उसे ग्रीट करते हैं। इससे वो डरकर गुजी के पीछे छुप जाता है। सारे सर्वेंट भी शॉक। गुजी उसे उसका कमरा दिखाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बगल वाले कमरे में ही रहता हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो तुम मुझे बुला सकते हो। युआन पॉपी फेस बनाते हुए कहता है, क्या मैं आधे रात को भी तुम्हें बुला सकता हूँ अगर मैं डर के उठ गई तो? गुजी शर्माते हुए ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। इवान सोफे पर क्लीनली होते हुए कहता है, मुझे थोड़ा सा स्लीपी फील हो रहा है, क्या मैं तुम्हारे शोल्डर पर सरक के थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ? इससे बेचारा गुजी का हालत खराब हो चुका था। उसके कान गला सब कुछ रेड रेड हो गया था। ऐसे ही पूरा दिन इवान गुजी से क्लिंगी होता रहता है। रात के वक्त जब गुजी सोने ही जा रहा था कि तभी नॉक करते हुए युवान उसके कमरे में आता है। वो कहता है, हॉस्पिटल में तुम हमेशा ही मेरे साथ थे, अब तुम मेरे आसपास नहीं हो तो मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या मैं तुम्हारे पास आकर सो सकता हूँ? वो बहुत ही ज़्यादा पापी फेस बनाते हुए ये सारी चीज़ें बोल रहा था। इस वजह से गुजी भी उसे मना नहीं कर पाता और कहता है, ठीक है, तुम मेरे पास आकर सो सकते हो। इवान और एक बार कंफर्म करते हुए कहता है, तुम यहाँ से जाओगे तो नहीं? गुजी कहता है, नहीं जाऊंगा, अब चुपचाप सो जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग होता है और हम देख पाते हैं कि इवान गुजी को पोलर बियर की तरह चिपक कर सो रहा था। इवान जिस तरीके से गुजी को पकड़ा हुआ था, इससे गुजी शाय फील करते हुए उठ जाता है। इवान भी उसे टीज करने की मौका ना छोड़ते हुए कहता है, तुम्हारा ईयर बहुत ही ज़्यादा रेड है। गुजी ऑकवर्डली अपने ईयर को टच कर लेता है। ब्रेकफास्ट टेबल में भी इवान का फ्लर्टिंग रुका नहीं था, बल्कि वहाँ पर जाकर और ज़्यादा बढ़ गया था। वो गुजी को कहता है, मैं सोच रहा था मैं तुम्हें पसंद क्यों करता हूँ, अब मुझे जवाब पता है, क्योंकि वो तुम हो। गुजी शर्माते हुए उसे कहता है, खाना खाओ, बातें कम करो। अब हमें उन दोनों को गार्डन में दिखाया जाता है
जहाँ पर युवान एक फूल तोड़कर गुजी की ईयर के पीछे टक्कर देता है। जी जब उस फ्लावर को निकालने की कोशिश करता है तब युवान कहता है रहने दो, ये तुम पर अच्छा लग रहा है। गुजी जब पियानो प्ले कर रहा था तब युवान वहाँ पर आके कहता है इट साउंड नाइस। तब गुजी उसे कहता है क्या तुम ये सीखना चाहते हो? युवान कहता है क्या सच में मैं सीख सकता हूँ? जी बिना कुछ कहे उसे सिखाने लग जाता है। युवान बहुत सारा मिस्टेक कर रहा था। जी उसे कहता है तुम जब $1,000,000 के प्रोजेक्ट साइन करते हो तब इतना गलती नहीं करते हो, तुम पियानो बजाने में इतना ज़्यादा गलती करते हो। वो सारे बातें हंसते हुए बताता है। युवान उसे पूछता है क्या पुराना में कभी तुम्हें ऐसे हंसा पाया था? जी इस बात पर चुप हो जाता है। युवान को वो बताने लग जाता है कि वो गलती कहाँ पर कर रहा था। इस वजह से उसे युवान को हाथ को भी टच करना पड़ रहा था। वो उसे कहता है आप मेरे बहुत ज़्यादा करीब बैठे हुए हो, इस वजह से मैं कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ मास्टर। वो ऐसे एक सिंगल पॉइंट को भी मिस नहीं करता गुजी के साथ फ्लर्ट करने के लिए, और हर एक मौके का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाता है। अब हम इवान को लिविंग रूम में बैठे हुए देख पाते हैं। वहाँ पर जी रेडी होकर आता है। तब इवान उसे पूछता है क्या तुम कहीं पर जा रहे हो? हाँ मैं कॉन्सर्ट के रिहर्सल में जा रहा हूँ। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो। जब वो दोनों रिहर्सल के लिए आता है तब सारे लोग गुजी को घेर कर कोई ऑटोग्राफ मांग रहा था तो कोई फ्लावर आके दे रहा। ये सारी चीज़ें देख देख कर हमारे इवन जल भुनकर गुजी के पास जाकर कहता है वो जो मैन तुमसे ऑटोग्राफ मांग रहा था वो एक मैन है, और जो तुम्हें फ्लावर दिया वो भी एक मैन है। गुजी उसे सिंपली कहता है हुयान बी क्वाइट। तभी एक लड़का आकर गुजी से पूछता है कि ये आपका कोई फ्रेंड है? तुरंत इवान कहता है फ्रेंड नहीं फैमिली। ये सुनने के बाद वो बंदा शॉक्ड होकर वहाँ से चला गया। उसी युवान को अंदर वेट करने के लिए कहकर वो अपना काम करने के लिए चला जाता है। पर वहाँ पर कुछ कलीग्स युवान के बारे में कुछ बातें गॉसिप कर रहा था। इस तब वहाँ पर जी आकर उन सबको भगा देता है। जब वो दोनों कार में बैठा था तब युवान गुजी से पूछता है तुमने मुझे उन लोगों से प्रोटेक्ट क्यों किया? जी उससे कहता है मैं तुम्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, वो लोग बहुत ही ज़्यादा नॉइसी थे इसीलिए मैंने बस उन लोगों को भगा दिया। ये बात सुनकर युवान बस मुस्कुरा देता है। अब हम मशीन को शिफ्ट कर कर ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर युवान और गुजी एक साथ एंटर करता है। यहाँ पर युवान की कज़न हुआ चैंग कंपनी को अपने कज़न का हैंडओवर करने के बाद अपनी कंपनी को हैंडओवर करने के जी बाहर आ जाता है। जी उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहते हैं तुम्हें पता तो है ना कि तुम क्या कर रहे हो? हाँ मुझे पता है, और ऐसे भी मुझे कुछ भी याद नहीं है जी, तो मैं कंपनी रख कर भी क्या करूँगा? तुम यहाँ पर नहीं रहोगे तो मैं भी यहाँ पर रहना नहीं चाहता। अब हमें युवान को उसके बेडरूम में दिखाया जाता है जहाँ पर गुजी शावर लेने जा रहा था। तो युवान उसे कहता है क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? फिर वो अपने फ़ोन में मैसेज करने लग जाता है। इससे हमें पता चलता है कि शायद से उसकी याददाश्त नहीं गई है बल्कि वो नाटक कर रहा है। जब जी शावर लेकर वापस आता है तब युवान उसे पूछता है अगर किसी दिन मैंने तुम्हें झूठ कहा या फिर मैंने कुछ गलत किया क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे? तब जी उसे रिप्लाई में कहता है कि मैं देखूंगा तुमने ये क्यों किया, फिर ही मैं कुछ बता पाऊंगा। आज गुरुजी खुद से युवान के पास आकर उसे बेड में थोड़ा सा जगह बनाने को कहता है और थोड़ी ही देर में उन दोनों के बीच में माहौल थोड़ा सा इंटेंस बना। उन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही स्वीट सा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया। अगले मॉर्निंग एज यूजुअल युवान का फ्लर्टिंग चालू था और गुजी की साइनेज भी। गुजी लास्ट नाइट के सीन को याद कर करके वो पियानो तक प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। वही दूसरी तरफ हम युवान को देखते हैं जहाँ पर उसके एम्प्लॉय से चैंग के बारे में रिपोर्ट दे रहा था। युवान कहता है उसे अभी रोकने की ज़रूरत नहीं है, वो जो कर रहा है उसे करने दो। रात के वक्त जब जी वापस घर आता है तब वो युवान को किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए सुन लेता है। इससे उसे शक हो जाता है कि युवान शायद से ठीक हो गया, पर युवान की हरकतों की वजह से वो उस चीज़ को ज़्यादा माइंड नहीं करता। वो गुजी को रूम के अंदर ले जाकर बहुत ही प्यार से खाना ला कर देता है। खाना देने के बाद युवान गुजी से कहता है कि युवान ने पूरा दिन गुजी के लिए वेट किया
ताकि वो वापस आ जाके। अब जब गुजी बाहर जाने की कोशिश करता है तब युवान उसके साथ लिंकी होते हुए कहते हैं, क्या तुम प्लीज आज घर वापस जल्दी आ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। गुजी शाय होते हुए कहते हैं, मुझे जाने दो। युवान उसे कहता है, मुझे थोड़ी देर ऐसे ही रहना है। गुजी कहता है, ठीक है, मैं वापस जल्दी आने की कोशिश करूंगा, अब मुझे तुम जाने दो, ठीक है। जब गुजी अपने प्रैक्टिस में बिजी था तभी उसके पास ईवान का कॉल आता है। वो कहता है, क्या तुम अभी बिजी हो, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ इवनिंग में जल्दी घर आ जाना, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी में ईवान अपने खिलाफ जाने वाले लोगों को ढूंढ रहा था। वो अपने असिस्टेंट को कहता है, मैं देखना चाहता हूँ वो लोग कितने दूर जा सकते हैं। ऑफिस खत्म होने के बाद ईवान गुजी को घर लाता है। घर आने वैसे ही उन दोनों का रोमांटिक सेशन चालू हो जाता है। गुजी ईवान से पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो। ईवान बताता है कि मैं बस तुम्हें मिस कर रहा था, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। तब गुजी उसे पूछता है, क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया। तब ईवान मना करते हुए कहता है, नहीं। अब हमें सीन को शिफ्ट कर गुजी को अपने फादर के हाउस में दिखाया जाता है। उसे अपने फादर के स्टडी रूम से उसकी खुद की बहुत सारी पिक्चर, उसकी प्रोफाइल, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें वो डिस्कवर करता है। वो फिर खुद से ही सवाल करने लग जाता है कि मेरे पिता ने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड क्यों की होगी। क्या वो मेरे पास्ट को ऑर्गेनाइज करना चाहता है या फिर सारी चीज़ें कुछ और है। फादर मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पूरे रास्ते भर वो यही सारी चीज़ें सोच रहा था। घर आते ही इवान गुजी से पूछता है, कहाँ गए थे तुम। गुजी कहता है, तुम क्या कर रहे हो, मुझे हर्ट हो रहा है। अब इवान थोड़ा सा शांति से पूछता है, क्या कुछ हुआ है, तुम आज ठीक नहीं लग रहे हो। इवान, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया। हो उससे रिप्लाई में कहता है, तुम ये सवाल मुझसे फिर से क्यों कह रहे हो, मुझे सच में कुछ याद नहीं है। युवान गुजी से कहते हैं, क्या तुमने अपने घर में कुछ देखा है, तुम मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें, तुम सडनली ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो। गुजी रिप्लाई में बोलता है, अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो इस बात को जाने दो। नेक्स्ट डे गुजी युआन के लिए लंच प्रिपेयर करके ले जाता है उसके ऑफिस में। वो उसके असिस्टेंट को बोलता है ये लंच दे देने के लिए। असिस्टेंट उससे कहता है, ये बेटर होगा कि आप ही लंच दे दे, मिस्टर हुआ आजकल खाना बहुत ज़्यादा स्किप कर रहा है। तब गुजी पूछता है कि वो हमेशा ऐसा करता है। नहीं, जब वो बिजी होता है तभी वो ऐसा करता है। वही मीटिंग रूम में एवान अपने कजिन के खिलाफ सारे सबूत पेश करता है। उसके कजिन उसे कहता है, तो ये सारी चीज़ें तुमने बहुत पहले से ही प्लान कर रखा था। नहीं, मैंने बस तुम्हें दो चॉइस दिया था, तुमने गलत को पिक किया, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। मीटिंग एंड होने के बाद जब वो बाहर आता है तब वो गुजी को अपने सामने खड़ा हो पाता है। वो गुजी से सॉफ्ट टोन में पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें घर में वेट करने के लिए कहा था ना। ओह, तो तुम मेरे लिए लंच लाए हो। जी लंच बुक पीछे लेते हुए कहता है, तुम्हें सब कुछ कब याद आ गया, या फिर तुम्हें हमेशा से ही सब कुछ याद था, इतने दिनों में तुम कभी भी मेरे साथ रियल थे। इवान कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ रियल था, हर एक मोमेंट में तुम्हारे साथ रियल था। गुजी बहुत ही ज़्यादा हर्ट होकर रोते हुए वहाँ से चला जाता है। इवान उसके पीछे दौड़ता है उसे रोकने के लिए। गुजी, प्लीज़ तुम मेरे बातों को एक बार सुन लो, अगर सुनने के बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें चला जाना चाहिए, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। गुजी कहता है, आज तुम्हें मुझे कोई झूठ नहीं बोलोगे। कार के अंदर आने के बाद इवान बोलता है कि मेरा याददाश्त वापस नहीं आया, मेरा याददाश्त कभी गया ही नहीं था। फिर गुजी उसे कहता है, ओह, तो तुम पहले दिन से ही मुझसे झूठ बोल रहे हो, मुझसे झूठ बोलना इतना आसान था क्या, मैं बहुत ही ज़्यादा फुलिश हूँ ना। इवान गुजी से कहता है, जब मैं कोमा में था तब मैं तुम्हारी सारी बातों को सुन सकता था, उसी से मुझे पता चला तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है। ओह, तो तुम ये जानते हुए भी मुझसे सारी चीज़ें छुपाते रहे। इवान रिप्लाई में कहता है, मैं बस तुमसे सच को छुपाना चाहता था, एक सच जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बेकार बना सकता था, मैं बस वो सच को छुपाना चाहता था। तो तुमने मेरे लिए डिसाइड कर लिया कि तुम ये सारी चीज़ें मुझसे छुपाने वाले थे। हाँ, क्योंकि मैं डरा हुआ था जी, तुम जब सारी चीज़ों को जान जाओगे तो तुम हर्ट हो सकते हो। असल में 5 साल पहले मैं तुम्हारे पापा के पास नहीं गया था,
बल्कि तुम्हारे फादर ने ही तुम्हारी फ़ोटो लाकर मुझे दिखाया था। मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं इन सारे बातों पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो तुम्हें मॉर्गेज रखना चाहता था। फिर तुम्हारे फ़ोटो देखने के बाद मैं तुम्हारे बारे में खुद को सोचने से रोक ही नहीं पा रहा था। फिर मुझे पता चला मैं अकेला इंसान नहीं हूँ जिसके पास तुम्हारे पिता आए थे, बल्कि ऐसे ही बहुत सारे लोग थे। तब तक मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गई थी कि तुम बस मेरे हो। इसी वजह से मैंने तुम्हारे पिता को वो एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए फ़ोर्स किया। पर जब तक मैं आगे चीज़ों को प्रोसेस कर पाता, तब तक अंकल टैंग ने तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट करवा दिया था। हाँ, मैंने उन्हें नहीं मरवाया, पर मैंने उन्हें बचाया भी नहीं। मैं उनको असल में अब्रॉड भेजना चाहता था, पर मेरे कुछ करने से पहले बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी थी। इन सारी बातों से हमें युवान के गिल्ट के बारे में पता चलता है। गुसी ये चीज़ को महसूस करते हुए युवान को कंफर्ट करता है। वो कहता है, जो भी मेरे फादर के साथ हुआ वो उन्हीं के कर्मों का फल है। अब तुम खुद को माफ़ कर दो। और रही बात जो भी तुमने किया, मैं प्रिटेंड नहीं करूँगा कि मैं ऐसा सोच लूँगा कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। मैं सच में तुमसे गुस्सा हूँ, तुमने मुझे इतने सारे झूठ बोले, पर मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहूँगा। क्या तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे जब तक मैं सच में तुम्हें माफ़ ना कर दूँ? जो भी झूठ है वो आज ही ख़त्म हो जानी चाहिए। फ्यूचर में सिर्फ हम दोनों होंगे और सच्चाई होगी। अब उन दोनों के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। गुजी और हुईयान की कहानी में आखिर तक वो दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लग गए। आई होप कि ये कहानी आपको पसंद आए।